ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड, फटाफट देखते चलेंगे हम लोग। अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड, अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड में क्या होगा वो बताने हैं। लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी इज बताने हैं तुम्हें कितना है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी नेगलेक्ट करने हैं, एयर रेसिस्टेंस नेगलेक्ट करने हैं, इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस नेगलेक्ट करने हैं और ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 लेने हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लेने हैं भाई। तो देखो भाई इसमें क्या तुम्हें क्लू पॉइंट था, तुम्हारे पास ये क्लू पॉइंट है कि निकालना अगर चाहते हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो भाई कि लास्ट 1 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन द लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो अगर अपवर्ड जर्नी मान लो n सेकेंड का है तो इसका मतलब ये n-1 सेकेंड, ये है लास्ट सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड। लास्ट 1 सेकेंड में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो उतना ही करेगा जितना इधर से फर्स्ट सेकेंड में करेगा, फर्स्ट सेकेंड ऑफ फ्री फॉल, फर्स्ट सेकेंड ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉलिंग का फर्स्ट सेकेंड में जो होगा वही हमारा लास्ट सेकेंड में होगा, क्योंकि जितना जाने का टाइम लगता है उतना ही आने का टाइम लगता है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और भी समझो बात, अगर t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है, ध्यान देना, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मान लो यहाँ है, t इज इक्वल टू मान लो 2 सेकेंड पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहाँ है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे यहाँ है। तो 6 सेकंड पे यहाँ होगा, 7 सेकंड पे यहाँ होगा, 8 सेकंड पे यहाँ होगा, 9 सेकंड पे यहाँ होगा और 10 सेकंड पे ये वापस आएगा। 5 सेकंड जाने का, 5 सेकंड आने का। और डिस्टेंस के मामले में भी भाई और स्पीड के मामले में भी सिमेट्री रिजल्ट आपको याद है, याद होना भी चाहिए। ये अगर मान लो हम लोग बात करें फ्री फॉल में तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद फ्री फॉल के बाद यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी होता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड का ये वेलोसिटी डाउनवर्ड होता है। तो इधर हाईएस्ट के 1 सेकंड पहले इधर भी 10 मीटर पर सेकंड का अपवर्ड वेलोसिटी होगा। फिर यहाँ पे जानते हो आप कि 1 सेकंड के बाद फिर 10 का इंक्रीमेंट होगा तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, तो इधर से जाते टाइम भी यहाँ पे था 20 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल था। और अगर ये 3 सेकंड का फॉल होने पे यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड हो गया तो इधर भी हमारा स्पीड इसी मोमेंट पे हमारा 30 मीटर पर सेकंड ही था। और यहाँ पे ये 40 था, ये 40 का स्पीड है तो ये भी 40 का स्पीड है। यहाँ पे आकर के ये 50 का इसे, क्योंकि 1 सेकंड में 10 का इंक्रीमेंट होता है, 9.8 मतलब 10 का इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे आकर के अगर 50 मीटर पर सेकंड हुआ है तो इसका मतलब थ्रो भी 50 मीटर पर सेकंड से किया गया था। ये समझते हैं, एक लेवल पे एक ही स्पीड होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड तो इधर है डाउनवर्ड, सेम लेवल सेम स्पीड और डिस्टेंस भी वैसे ही। इसलिए फर्स्ट जो यहाँ पे सेकंड में फ्री फॉल में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया जो कि जनरली 5 मीटर होता है, अंडर ग्रेविटी 5, 15, 25, तो ये लास्ट सेकंड में भी ये 5 मीटर ही आगे जाएगा, इसलिए ये आंसर होगा। लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है जो फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी का होता है, और डाउनवर्ड जर्नी मतलब रिलीज हुआ है 0 वेलोसिटी से, 0 वेलोसिटी तो 5, 15 ऐसे चलता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई। बोलो क्लियर है यहां तक? लास्ट 2 सेकंड में क्या जर्नी हुआ तो वही उधर से जो फ्री फॉल में फर्स्ट 2 सेकंड में होगा। तो इस बेसिस पे आप फटाफट निकाल सकते हो। स्पीड निकालना हो स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालना हो डिस्टेंस। 5, 15, 25, 35, 45 ये सब क्लू पॉइंट बताया था। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो एक क्वेश्चन ये है, ये शायद आपने नहीं देखा होगा, ये अलग से मैंने लाया है क्वेश्चन, तो आप चलो इस पर जल्दी से ट्राई मारो। Position time graph of a particle is as shown in figure. Starting from t is equal to 0, t is equal to 0 यहाँ पे है, इधर टाइम है भाई, टाइम दिया हुआ सेकंड में। Starting from t equal to 0, at what t the average velocity is 0. किस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा?
किस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी जीरो है? यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड सो ऑन। और इधर x है हमारा, यानी कि पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है। बताना है एट व्हाट टाइम एवरेज वेलोसिटी जीरो, किस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। किस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का मतलब अंडरस्टूड है। देखो भाई, एवरेज वेलोसिटी किसी एक मोमेंट पर तो होता नहीं है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा एक टाइम इंटरवल में होता है, और एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो एवरेज वेलोसिटी अगर कुछ ना बोला जाए कि अच्छा 5 सेकंड पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाए, तो 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी नहीं होता है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी बोला जाए किसी टाइम पे, इसका मतलब t इक्वल टू जीरो से उस टाइम तक का। अंडरस्टूड है। एवरेज हमेशा एक टाइम इंटरवल में होता है, कभी भी एक मोमेंट पे हो ही नहीं सकता। एवरेज से एक टाइम इंटरवल में होता है, और एक टाइम पे अगर बोल दिया जाए तो समझ लेना कि एवरेज वेलोसिटी भी बोला जा रहा है, एक टाइम पे बोला जा रहा है, मतलब जीरो से लेकर उस टाइम तक। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, मतलब क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो, ऐसा समझेंगे। t इक्वल टू जीरो, x तो हमारा 6 है, t इक्वल टू जीरो पे x 6 है, इसलिए t इक्वल टू जीरो से t टाइम के लिए एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। अंडरस्टूड है। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू जीरो, देखो लिख भी दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू जीरो एट व्हाट टाइम, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, t इक्वल टू जीरो से, एट व्हाट टाइम, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, किस टाइम पे, स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू जीरो। तो यहाँ t माइनस जीरो लिया टाइम इंटरवल, तो ये वाला t टाइम का माइनस जीरो टाइम का। ये एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए तो सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी तब जीरो होगा जब हमारा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए। मीन्स t x इक्वल टू, ये x इक्वल टू 6 है, अगर t इक्वल टू जीरो पे तो ये भी 6 हो जाए, तभी तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इसके जीरो होने का मतलब है कि एस टी इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाए, तभी जीरो होगा। तो एक्स नॉट तो 6 है भाई, एक्स नॉट तो ग्राफ में दिया हुआ है कि ये एक्स नॉट यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे ये 6 है, तो हमें वो टाइम चाहिए जब हमारा एक्स टी उस टाइम पे वो भी 6 ही हो जाए। तो 6 है, तो देखो भाई 1 सेकेंड पे तो 6 से ज़्यादा है, 2 सेकेंड पे यहाँ है, तो 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड और 1 के बीच में 1.5 सेकेंड पे एक हो रहा है, और 1.5 सेकंड का ऑप्शन नहीं है। 3 सेकंड पे ये है भाई, 4 सेकंड पे ये है, 5 सेकंड पे ये है, 6 सेकंड पे ये है, तो 6 सेकंड पे भी वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो 6 सेकंड पे भी वही डिस्प्लेसमेंट है, वही पोजीशन है। तो t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन था 6 मीटर, और t इज इक्वल टू 6 पे है पोजीशन 6 मीटर, उसके बाद और कोई टाइम नहीं है। इसका मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली वी हैव 2 टाइम है। एक तो हमारा है 1.5 सेकंड पे, जहाँ पे हमारा पोजीशन वही हो जाता है, तो t का वैल्यू हमारा इस बेसिस को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला 2 टाइम है 1.5 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब दोनों में जो ऑप्शन में मिल जाएगा वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यही वो टाइम है जब हमारा पोजीशन वही है जो t इक्वल टू जीरो पे था, पोजीशन 6 था, अभी भी 6 है पोजीशन, और अभी भी 6 है पोजीशन, इसके अलावा और कोई भी टाइम पे नहीं है। तो दूसरे टाइम पे लोगे तो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं आएगा, सिर्फ 1.5 सेकेंड पे लें या 6 सेकेंड पे लें। तो ऑप्शन देखेंगे 1.5 और 6 सेकंड में, तो 1.5 सेकंड तो नहीं दिया है, 6 सेकंड दिया है, इसलिए ये वाला आंसर टिक कर देंगे। क्लियर है भाई, समझ चुके हो बात? बोलो सारे लोग समझ गए ना? तो ठीक है भाई, इसको हटाता हूँ, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया क्वेश्चन, ये देखो, चलो इसको अभी ट्राई करना है, फटाफट ट्राई करो भाई। 2-4 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी लिए हुए हैं, जल्दी से समझो और बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन फिगर। एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे रेस्ट में था, मतलब वेलोसिटी वाज जीरो, एक्सेलरेशन तो है 4, t इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन तो 4 है, बट वेलोसिटी वाज जीरो। तो यही कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम, दिया हुआ है वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू जीरो, मीन्स एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी वाज जीरो, तभी तो रेस्ट हुआ।
रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट, तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट कौन सा टाइम, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड, कौन से टाइम पे मैक्सिमम है वेलोसिटी, किस टाइम पे मैक्सिमम है वेलोसिटी। ये AT ग्राफ है, याद होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो बताए, कोई कुछ कहना चाह रहे हो भाई? चलो देखो भाई, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 था, इसलिए ये v माइनस 0 चेंज इन वेलोसिटी आया इंटीग्रेट करके इज इक्वल टू ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब एरिया, नेट एरिया, नेट एरिया ही होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नेट एरिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम कब होगा वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, मतलब मैं किस टाइम से t इक्वल टू 0 से कौन से टाइम तक इंटीग्रेट करूं कि उस समय vt मैक्सिमम हो जाए। vt मैक्सिमम तब होगा जब ये एरिया मैक्सिमम हो जाए। हमें निकालना है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब नेट एरिया हमारा मैक्सिमम हो तभी तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बताता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी भैया, तो जिस टाइम पे तुम निकालना चाहोगे उस टाइम का वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है ये। तो नेट एरिया निकालना है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t टाइम। तो कौन सा टाइम लें, कौन सा टाइम ले कि vt मैक्सिमम हो जाए, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो एरिया नेट मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखो t इज इक्वल टू 0 से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ये एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एरिया ये नेट एरिया मैक्सिमम है कब, देखो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे 4 सेकंड पे मैक्सिमम आ रहा है, 4 सेकंड पे ही हमारा एरिया पॉजिटिव है। 4 सेकंड से आगे बढ़े तो जो एरिया नेट है उसमें सब्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एरिया वो सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे आओगे और अगर 6 सेकंड पे देखोगे तो इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अभी अगर मान लो ये एरिया 10 है और ये एरिया अगर 5 है तो चलो 15 तो हो गया कम से कम, लेकिन इधर आगे बढ़ोगे तो फिर ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे ये इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ बढ़ोगे तो ये पूरा इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 ही बच जाएगा। इसलिए नेट एरिया मैक्सिमम कब है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ही मैक्सिमम एरिया है। देखो भाई पॉजिटिव एरिया आ रहा है मतलब चेंज इन वेलोसिटी ये एरिया है। देखो यहाँ पे कितना है 4 और ये 2, ये 8 एरिया इधर है और ये हो गया 4 और हाफ इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 4 ये एरिया है। तो ये भाई 12 है। तो तुम अगर इस टाइम तक लोगे तो चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ 8 का मिलेगा, यहाँ तक लोगे वेलोसिटी तो चेंज इन वेलोसिटी थोड़ा और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी तुम्हें 12 तक मिल सकता है। चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम नेट एरिया 12 है, 12 ही मैक्सिमम है चेंज इन वेलोसिटी। इसके आगे बढ़ोगे तो फिर कम होने लग जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर करते करते यहाँ पहुँचोगे तो 8 हो जाएगा नेट एरिया। अगर 0 से 8 की बात करें, 0 टू 8 की बात करें तो नेट एरिया यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ओनली 8 होगा। लेकिन 0 टू अगर हम लोग 4 सेकंड की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि मैक्सिमम जो एरिया होगा वो 12 होगा। तो मैक्सिमम एरिया कब है, 4 सेकंड पर मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम एरिया। तो 4 सेकंड पे मैक्सिमम होगा, इसलिए 4 सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था भैया, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है, नेट एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया नेट देखते जा रहे हो भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो एरिया इनक्लोज बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है, मतलब एरिया नेट बढ़ता जा रहा है तो स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी भी नेट एरिया बढ़ ही रहा है, इसका मतलब कि स्पीड अभी भी इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन बाइक में जो धक्का मारा जा रहा है बाइक को, तो वो उसी डायरेक्शन में मारा जा रहा है। पहले ज़्यादा एक्सेलरेशन था, बाद में थक गया, थोड़ा कम एक्सेलरेशन, लेकिन धक्का लगा रहा है उधर ही, स्पीड बढ़ा रहा है, और उसके बाद धक्का अपोजिट में लगने लग गया, मीन्स एक्सेलरेशन अब अपोजिट में, तो रिटार्डेशन। ये इधर जो दिखा रहा है वो है रिटार्डेशन। इधर क्या है, ये वाला पूरा यहाँ तक है एक्सेलरेशन।
क्यों? क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन है, तो स्पीड बढ़ाता जा रहा है। जितना एरिया होगा अंडर 80 कर्व वो उतना स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। तो मैक्सिमम स्पीड होगा 4 सेकंड तक पे, तो 4 पे मैक्सिमम स्पीड होगा, क्योंकि 4 तक ही इंक्रीमेंट होता गया है। मतलब ये समझो कि इसका अगर मैं वीटी ग्राफ दिखाऊं, इसके करस्पॉन्डिंग अगर वीटी ग्राफ दिखाएं अगर इसके करस्पॉन्डिंग, तो कैसा मिलेगा हमें भाई? तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता गया यहाँ तक 2 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ता गया। उसके बाद क्या हुआ भाई? 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से, और यहाँ पे आकर के अब 0 रेट से इंक्रीज हो रहा है। 4 सेकंड पे आकर के अब ये 0 हो गया, इसका स्लोप, यानी एक्सेलरेशन हो गया 0 और स्लोप हो गया 0, वेलोसिटी है मैक्सिमम। उसके बाद क्या हुआ? अब हमारा स्लोप निगेटिव करने हैं, तो ये ऐसे, यहीं तक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऐसे है भाई, स्पीड ऐसे चल रहा है 2 सेकंड तक। तो भाई ये यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा था। उसके बाद इंक्रीमेंट रेट धीरे धीरे कम होने लग गया, और स्लोप हो गया फिर 0। तो 0 हमारा वो पॉइंट है जब हमारा एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वेलोसिटी ये है मैक्सिमम वेलोसिटी कब है? t = 4 सेकंड पे है। ये मैं इस 80 ग्राफ से VT ग्राफ ऑब्टेन किया। बोलो क्लियर है भाई? उस ग्राफ का ही तो स्लोप ये होता है। तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, मीन स्लोप कांस्टेंट। उसके बाद देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, जितना यहाँ स्लोप था उससे कम हो गया स्लोप, उससे कम हो गया स्लोप, 0 हो गया स्लोप, कम हो गया स्लोप, कम हो गया 0 हो गया। उसका निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हुआ जा रहा है स्लोप, इसका मतलब स्पीड में डिक्रीमेंट हो रहा है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड। बोलो भाई क्लियर हुआ? सारे लोग क्लियर हो गए? किसी को डाउट हो तो पूछ ले भाई। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए ये ध्यान रखने हैं। 4 सेकंड पे मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट है उसी टाइप का क्वेश्चन, इसको जल्दी से देखा जाए, इसको भी ट्राई करो भाई। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, अगेन 80 ग्राफ है ये, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ moving along a straight line is given. At what time the speed of particle becomes equal to initial speed? किस टाइम पे स्पीड becomes equal to initial speed? किस टाइम पे स्पीड हो जाए इनिशियल स्पीड, यानी कि t = 0 पर का स्पीड। तो टाइम हमें निकालना है जिस टाइम पे हमारा वेलोसिटी वही हो जाए जो 0 वेलोसिटी, जो हमारा 0 टाइम पे था। ठीक है? एट व्हाट टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू इनिशियल स्पीड। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन है, 1D मोशन हो रहा है भाई। तो 80 ग्राफ है, किस टाइम पे हमारा स्पीड इक्वल हो जाए इनिशियल स्पीड के? भैया किसी टाइम पे इनिशियल स्पीड के इक्वल होना मतलब उस टाइम तक का नेट चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, जब 5 मीटर पर सेकंड जा रहा था 10 हुआ, 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर धीरे धीरे कम होकर 5 हो गया। तो इसका मतलब 5 से स्टार्ट हुआ, 5 आ गया, तो वो टाइम हमें चाहिए। तो उस टाइम तक का अगर हम लोग बोलें कि फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी 5, मतलब एवरेज हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 चाहिए हमें। किस टाइम पे चेंज इन वेलोसिटी? t टाइम पे और 0 टाइम का वेलोसिटी इक्वल होना, मतलब नेट चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। नेट चेंज इन वेलोसिटी जब 0 हो जाए उसी टाइम पे t टाइम का वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होगा। नेट चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाए वो कौन सा टाइम है? तो नेट चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? नेट चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है एरिया अंडर 80 कर्व। नेट चेंज इन वेलोसिटी तो होता ही है एरिया अंडर 80 कर्व, वो 0 हो जाए, क्योंकि नेट चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन एरिया dt। तो t = 0 से t टाइम तक इंटीग्रेट करें और हमारा नेट एरिया आ जाए वो निगेटिव आ जाए, 0 आ जाए। नेट एरिया शुड बी निगेटिव अंडर 80 कर्व। तो बताओ ये 80 कर्व है, किस टाइम पे एरिया 0 हो जाएगा? नेट एरिया
यहाँ पे तो नेट एरिया बन रहा है भाई, बन रहा है। यहाँ पॉजिटिव एरिया हो गया, उसका धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया। 8 सेकंड पे अगर आए तो नेट एरिया 0 हो गया। हुआ कि नहीं? 8 सेकंड तक का अगर बोले तो नेट एरिया 0 है। 10 सेकंड तक में नेट एरिया 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जितना है एरिया, देखो हाफ इंटू 10 इंटू हाफ इंटू ये है 4 इंटू 10, ये है इसका एरिया। इसका एरिया कितना भाई? तो हाफ इंटू वही वाला 4 इंटू यही 10, तो इसका भी एरिया उतना ही है। और यहाँ पे देखोगे तो कुछ और एरिया बढ़ने लगेगा भाई। तो ये t = 8 सेकंड ही है जब हमारा इधर का जो एरिया आया 20 और इधर भी आया एरिया 20, लेकिन नेगेटिव में है, इसलिए नेट एरिया इज 0। नेट एरिया 0 तब होगा जब t का वैल्यू यहाँ पे कहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट करें भाई? 8 सेकंड तक। तो 8 सेकंड ही वो टाइम है जब नेट चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज नेट एरिया, बिकम्स 0। मीन्स t टाइम का स्पीड वही हो जा रहा है जो इनिशियल था। तो t = 8 सेकंड, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। AT ग्राफ का एरिया होता है नेट चेंज इन वेलोसिटी, और हमें चाहिए जब हमारा 5 मीटर पर सेकंड अगर था तो बीच में 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया और फिर 5 हो गया, तो हमें ये वाला चाहिए इस टाइम इंटरवल में। t = 0 पे जो वेलोसिटी था वही हमारा यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, वो t टाइम चाहिए। तो भैया नेट चेंज इन वेलोसिटी 0 चाहिए तुम्हें, इसका मतलब क्योंकि t टाइम पे तुम वही चाहते हो जो 0 टाइम पे वेलोसिटी, तो नेट चेंज इन वेलोसिटी 0 चाहिए। तो नेट चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है AT ग्राफ, ADT, एरिया टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हमारा इंटीग्रेशन 0 हो जाए। मीन्स वो टाइम चाहिए जब नेट एरिया 0 होता हो, तो वो टाइम हमें 8 सेकंड है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 8 सेकंड। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ें। 8 सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 नंबर। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे प्रैक्टिस करें हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये तो भाई पता नहीं कैसे आया। Particle is moving with velocity of v = 3 + 60 centimeter per second. The displacement of the particle in the interval 0 to 5 second. तो ये तो बड़ा इजी हो गया भाई, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो दे रखा है तुम्हारा 3 + 60 और पूछ रहा है भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 से 5 सेकंड। अरे भाई तो जब वेलोसिटी पता ही है तुम्हें तो डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट तो होता है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि dx होगा हमारा v dt, dx हुआ हमारा v dt, और इसी को इंटीग्रेट करने हैं। तुम्हें कब से कब का डिस्प्लेसमेंट चाहिए? तो 0 से 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो भैया यहाँ पे भी 0 से लेकर के 5 सेकंड तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे। यही हो गया x5 - x0, यही है डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हें चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि ग्राफ नहीं दिया है इसलिए एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन रख करके इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो 3 + 60 है और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे 0 से लेकर के 5 तक। इंटीग्रेट करोगे वैल्यू आ जाएगा भाई, जो भी आना होगा। ये 3 और dt यानी कि 3 हो गया, ये t हो गया 0 से लेकर के 5 तक, और यहाँ हो गया 6t² 2 यानी कि 3t² हो गया, ये भी 0 से लेकर के 5 तक। तो ये मिल जाएगा तुम्हें 3 × 5 15, और ये मिल जाएगा 3 × 25 यानी 75, मिल करके हो गया 90। तो 90 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो जल्दी से, इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो एक बार मेंटली। 2 stones of different masses are dropped simultaneously from the top of a building. From the top of a building 2 स्टोन को हम लोगों ने ड्रॉप किया। मास इनके अलग अलग हैं, ठीक है भैया। एक है m1 मास, दूसरा है m2 मास। तो m1 मास एंड m2 मास दोनों को ड्रॉप किया साइमल्टेनियसली, एक ही बार में ड्रॉप किया। अब आगे क्या होगा वो देखने हैं। तो स्मॉलर स्टोन विल हिट द ग्राउंड अर्लियर, जो स्मॉलर होगा वो अर्लियर हिट करेगा, या लार्जर वाला पहले हिट करेगा, या बोथ विल हिट साइमल्टेनियसली। विच ऑफ द स्टोन रीच द ग्राउंड अर्लियर डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द स्टोन। स्टोन कैसा है भैया? दोनों स्टोन ही है, बट आप ये बताओ कि मान लो कोई हैवी स्टोन हो, कोई कुछ हो, मास अलग अलग हैं, तो दोनों में से कौन पहले स्ट्राइक करेगा? बोलो भाई।
तो दोनों को रिलीज किया गया है, दोनों को रिलीज किया गया है। ड्रॉप्ड मतलब रिलीज किया गया, थ्रो नहीं किया गया है। रिलीज मीन्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन जीरो, बिल्कुल जीरो है भाई। अब ड्रॉप किए तो ठीक है भाई, इसमें मास से क्या मतलब है, जब जी ही तो होगा, डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन 5, 15, 25 करता हुआ, ये भी 5, 15, 25 करता हुआ आएगा। और जब मिलेगा दोनों के लिए तो सेम ही डिस्प्लेसमेंट में मिलेगा ग्राउंड, इसलिए दोनों में टाइम इंटरवल सेम लगेगा। T1 विल बी इक्वल टू T2, इसको अगर T1 टाइम लग रहा है, इसको T2 तो सेम लगेगा। दोनों का एक्सेलरेशन G होगा, मीन्स फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन वही होगा जो सेकंड वाले का होगा, G होगा। कैसे भाई, तो फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन होगा फर्स्ट वाले पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो फर्स्ट वाले पे फोर्स कितना लग रहा है भाई, तो m1G लग रहा है। जैसे रिलीज किया m1G ग्रेविटी फोर्स लगाएगा और डिवाइडेड बाई m1 करेंगे, इससे मिल जाएगा G। सेकंड वाले का कितना एक्सेलरेशन होगा भाई, तो सेकंड वाले पे लगने वाला नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास m2। तो नेट फोर्स तो इस पे m2G होगा और डिवाइडेड बाई m2 करोगे, क्योंकि वेट ही तो फोर्स है। m2 वाले पे m2G, m1 वाले पे m1G, तो इसलिए यहाँ पे m2 कैंसिल होकर फिर G मिलेगा। इसलिए मास कुछ भी हो, एक्सेलरेशन वही होना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए एक बार 5 मीटर तो 15 मीटर तो 25 मीटर तो 35 मीटर करते हुए आना है, और जो जितने टाइम लगने हैं, दोनों के लिए सेम टाइम लगने हैं। और दोनों में टाइम कितना लगता है, तो वो सब आपके माइंड में शायद होगा √2h/g। यही होता है फ्री फॉल कराएं तो याद होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी हम लोगों ने देखा था भाई कि जब इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जब रिलीज करते हैं तो उस कंडीशन में हॉरिजॉन्टली तो वेलोसिटी मिलता है बट वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं मिलता है। और h हाइट ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लगता है भाई, तो अगर ये y डायरेक्शन है इधर, तो sy इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t अप्लाई करके हम लोग निकालते थे। तो sy अगर h है, h हाइट कवर करने हैं, जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, हाफ इंटू g है एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, इसलिए t का वैल्यू, टी स्क्वायर का वैल्यू मिला 2h/g, इसलिए t का वैल्यू मिला √2h/g। तो यही होता है भाई √2h/g। दोनों के वो सेम ही हाइट मिले हैं, दोनों के लिए जी है ही, तो इसलिए मास से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे स्टोन लाओ या एक ब्रिक हो वो लगाओ, वो लाओ, एक स्टोन लाओ, दूसरा जो है आयरन का पीस डाल दो, तीसरा कॉपर का पीस रख दो, कि एल्युमिनियम का पीस रख दो, सब तो हैवी है, सब हमारा उसी तरह से। डिफरेंस तब आएगा जब इतना हल्का रखा है कि किसी को एयर लग गया तो वो ब्लो हो जाए। जैसे मान लो एक कागज़ का पीस ऑफ पेपर और दूसरा स्टोन ड्रॉप करें, तो पीस ऑफ पेपर पे एयर का फोर्स जो लगेगा वो इधर उधर कर देगा, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा आने में और स्टोन डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन जब स्टोन है और ब्रिक है और यहाँ स्टील का है, आयरन का है, कॉपर का है, वो सब एक ही साथ जाएंगे, क्योंकि उन सब पे एयर रेजिस्टेंस विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। वो तो बहुत कम मास वाला होता है, पेपर है तब, वो भी कॉपी कर दोगे अगर कॉपी बंडल, तो बंडल उतने ही एक्सेलरेशन से जाएगा। बहुत लाइट मास हो तभी अलग होगा, इसलिए किसी में एयर रेजिस्टेंस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चाहे इसमें निकालना हो टाइम, चाहे इसमें निकालना हो टाइम, टाइम वही है। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, ये भी एक टेस्ट में क्वेश्चन था, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा। मतलब कोई न्यू सिस्टम हो, जैसे जो ओल्ड सिस्टम हम लोगों के पास है उसमें तो M, L और T ये हमारा SI सिस्टम के अकॉर्डिंगली, और डायमेंशनल एनालिसिस जो हम लोग ओल्ड सिस्टम मास, लेंथ और टाइम में करते हैं MLT है स्टैंडर्ड। लेकिन कोई न्यू सिस्टम बनाएं जिसमें एनर्जी को हमने बना दिया फंडामेंटल, वेलोसिटी को बना दिया फंडामेंटल एंड टाइम को बना दिया फंडामेंटल। टाइम तो चलो वहाँ भी था, यहाँ भी है, कोई बात नहीं है। ये अगर हमारे फंडामेंटल बन गए तो सिंपल सी बात है, यूनिट एंड डायमेंशन में कराया था, तो हमें निकालना है सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा न्यू सिस्टम में। तो सरफेस टेंशन तो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला, सरफेस टेंशन जो चैप्टर 10 में आएगा फ्लूइड्स में, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये दो होते हैं, दोनों में से जो आप मर्जी
यूज कर सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो भैया जब सरफेस टेंशन का ये होता है तो हम लोग न्यू सिस्टम में लिखना चाहते हैं। न्यू सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सरफेस टेंशन पुराने वाले सिस्टम में हो जाएगा। फोर्स है mlt-2, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है mlt-2 डिवाइडेड बाई l, दैट इज mt-2। ये होता है पुराने वाले सिस्टम mlt में तो ये होगा। अब न्यू सिस्टम में क्या हो जाएगा भाई सरफेस टेंशन? तो न्यू सिस्टम में जो न्यू फंडामेंटल है, यहाँ पे फंडामेंटल मास लेंथ टाइम था इसलिए उनके टर्म में लिखा, यहाँ पे जो फंडामेंटल उनके टर्म में लिखोगे। मीन्स ई का पावर मान लो अल्फा, वी का पावर गामा, टी का पावर हमारा कुछ भी बीटा, ऐसा ले सकते हैं, या एक्स वाई जेड ले सकते हैं, ऐसा कर देंगे। तो सरफेस टेंशन जो है न्यू सिस्टम में ये है, तो हमें चाहिए भैया अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू, बस यही काम करने हैं। तो सरफेस टेंशन अगर इसको मैं ओल्ड सिस्टम में लिखूं और इसको भी ओल्ड सिस्टम में लिखूं, दोनों को जब एक ही सिस्टम में लिखेंगे तो सेम होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे तो ये तो होगा भाई mt-2, और ये होगा हमारा, देखो एनर्जी है तो mlt-2, ml2t-2 एनर्जी होता है, ml2t-2 पावर अल्फ़ा लगाएंगे, और वेलोसिटी lt-1 होता है भाई, इसका पावर गामा लगाया, और ये टाइम है, टाइम तो टाइम ही रहता है, और इसका पावर बीटा लगाया। बस इसके बाद क्या करना है, कंपेयर कर देने हैं। यहाँ पे देखो मास का 1 है, लेंथ का 0 है, लेंथ का 0 है, मास का 1 है। इसलिए अब क्या करोगे तुम भाई, मास के जितने भी पावर हैं अल्फ़ा बीटा गामा में रख दोगे, इक्वेट करोगे, और लेंथ का जो भी होंगे उसको 0 रखोगे, टाइम का जो होगा इधर अल्फ़ा बीटा गामा में उसको -2 रखोगे, और अल्फ़ा का, बीटा का एंड गामा का वैल्यू निकाल देंगे और वैल्यू इसमें चिपका देंगे। किसमें? इसमें, सरफेस टेंशन इन द न्यू सिस्टम। तो मैं जिस सिस्टम में चाहिए उस सिस्टम में ऐसे ही तो करना हो। देखो न्यू सिस्टम के ऑप्शन में भी दिया है ना, एनर्जी का पावर कुछ, वेलोसिटी का पावर कुछ, टाइम का पावर कुछ, तो यही फॉर्मेट है। तो ये भाई न्यू वाले सिस्टम में यही फॉर्मेट है, अल्फ़ा बीटा गामा चाहिए तो इसको भी लिखो mlt में, इसको भी लिखो mlt में, और इक्वेट करके अल्फ़ा बीटा गामा निकाल देंगे। जो वैल्यू आएगा वो चिपका देंगे। किसी का 1 आया, किसी का -2 आया, किसी का -1 आया, तो जो भी आया हो जाएगा भाई, हो जाएगा। अरे बोलो भाई बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं हम लोग। हाँ देखो जल्दी से, I एंड J आर यूनिट वेक्टर अलोंग x एंड y एक्सिस। बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ये तो भाई सबको पता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I माइनस J? वेक्टर I माइनस J का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ऐसे पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड इस तरह से पूछ रहा है, डायरेक्शन x एक्सिस से y एक्सिस से कैसे है, कितना एंगल है। देखो भैया ये है x, ये है y, और I माइनस जे वेक्टर। I माइनस जे वेक्टर का मतलब ये वाला अगर वेक्टर A है तो I माइनस जे वेक्टर क्या हुआ, तो 1 चलने हैं I की तरफ, x एक्सिस की तरफ, ये 1 वैल्यू का है, इसको बोलेंगे I कैप वेक्टर। माइनस जे कैप वेक्टर, तो माइनस जे कैप तो इधर दिखाना पड़ेगा, ये भी 1 वैल्यू का है, और ये हो गया माइनस जे कैप वेक्टर। मतलब ये जो वेक्टर हुआ वो ये वाला वेक्टर हुआ। दिस इज वेक्टर A विच इज I कैप माइनस जे कैप, I कैप माइनस जे कैप, ये वाला वेक्टर ये है। कितने एंगल पे है भाई, तो ये देखो यहाँ पे x एक्सिस से चाहे तो इजीली ये एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा एंगल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो इस थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर 1 और बेस भी है 1 वैल्यू का। इसका मतलब tan थीटा 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या है भाई, तो 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री, इट मीन्स वेक्टर A इज एट 45 डिग्री विद x एक्सिस। 45 विद x एक्सिस है, और अगर 45 x के साथ हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि 45 डिग्री y एक्सिस के साथ भी हुआ, क्योंकि जब 45 है तब तो भाई दोनों से एक ही एंगल होगा। अच्छा, अब इसमें ये देखने हैं भाई 45 डिग्री आ गया विद एक्स एक्सिस, इसका वैल्यू भी चाहिए था, तो A का वैल्यू क्या होगा भाई, तो A का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, I का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, और जो J का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। तो क्या मिला, √1 + 1, दैट इज क्या मिला भाई, तो √2 मिला। तो √2 इज द वैल्यू।
वैल्यू है √2 और एंगल कितना है भाई, तो यहाँ 45 और -45 की बात कर रहा है। तो भाई जहाँ पे एंगल में भी अगर साइन कन्वेंशन देखना हो तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन पॉजिटिव, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज एंगल लेना पड़े तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो मैं बोल दूंगा कि थीटा -45 विद एक्स एक्सिस के साथ -45 डिग्री, क्योंकि +45 लिखोगे तो समझा जाएगा ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज -45 लिखेंगे तो समझेंगे ये डायरेक्शन। तो भैया √2 वैल्यू का है और ये -45 विद एक्स एक्सिस ज़्यादा सुटेबल होगा। जब हमारा दोनों ऑप्शन दे रहा है +45 और -45 तो हमारा ये -45 लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज सबको मालूम है, ये तो सब जानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन पॉजिटिव, उसको हम लोग पॉजिटिव समझते हैं जब ऑप्शन है दोनों तरह का। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम लोग ये बात बोलते कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, लेकिन जब -45 का ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, तो फिर मैं इसको लूँगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी बोलते नहीं हो, टाइम सेव नहीं होता, इसलिए जिसको भी कहीं कन्फ्यूजन रह जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिले। फिर भी अगर आपको रह जाता हो स्पीड के चलते या जो भी रीज़न हो, तो आप फिर से उस क्वेश्चन को रिकैप करके ज़रूर देख लेना। चलो भाई, इस क्वेश्चन को देखा जाए, जल्दी से ट्राई करो एक बार। ये सिंपल है, सिंपलेस्ट है, ये 9th में या 10th में आने लायक क्वेश्चन होता है ये सब। मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड गोज़ 20 मीटर, तो भैया जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलेंगे। और जब मैप बना रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब दिखाना है अगर, तो आप ऐसा वाला दिखाना जो तो अब तुम्हारा कन्वेंशन है, नॉर्थ दिखाना, साउथ दिखाना, इधर ईस्ट दिखाना, इधर वेस्ट दिखाना। ठीक है भाई, तो मैंने स्टार्ट किया, चलो यहाँ पी पॉइंट हम लोग ऑरिजिन पे ले लेते हैं, ये मान लो पी पॉइंट है। अब जैसे जैसे बोलेगा गोज़ 20 मीटर ड्यू ईस्ट, अच्छा भाई, तो 20 मीटर ड्यू ईस्ट चला गया, ये 20 वैल्यू 20 है। देन 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ आ गया, नॉर्थ की तरफ दिखा दिया 5 मीटर। ठीक है, देन 35 मीटर ड्यू वेस्ट, 35 मीटर वेस्ट की तरफ गया। अच्छा भाई, तो 35 मीटर वेस्ट की तरफ ले जाएंगे तो ये जो 20 है वो तो रहेगा ही, 20 से तो 15 और इधर 35 मीटर वेस्ट की तरफ चलाया, वेस्ट की तरफ 35 मीटर वेस्ट की तरफ। ठीक है, एंड फाइनली 25 मीटर ड्यू साउथ, 25 मीटर ड्यू साउथ, तो 25 मीटर साउथ की तरफ दिखा दिए, ऐसे 25 मीटर साउथ की तरफ दिखा दिए। ठीक है भाई, और ये था 35। तो हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट पी इज, पी पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, पी पॉइंट से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ वो निकालने हैं। तो चलो भैया, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए बताने हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखो भाई, एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड से हम लोग काम कर सकते हैं, इसका मेथड 1 मैं बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड जो सबसे टाइम सेव कर ले। तो मेथड 1 इज ऑब्जर्वेशन मेथड। कैसे करोगे भाई, 20 गया है, फिर 5 इधर गया, 35 आ गया, मतलब 35 में 20 तो इधर ही वाला जो राइटवर्ड गया था वो आया वापस, और ये इसका मतलब 15 है, ये वाला 15 है, बिल्कुल ठीक है। 5 अपवर्ड गया था और 25 डाउनवर्ड आया है, तो 25 में से 5 अपवर्ड वाला सब्ट्रैक्ट कर दो और ये डाउनवर्ड आया, तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है, अपवर्ड गया था 5 और 25 नीचे आया, तो समझो कि ये 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बच गया हमारा 20। 5 ऊपर था और 25 नीचे आया, तो 5 ऊपर वाला तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 25 है नीचे, इधर हमारा 25 है। ऑब्जर्वेशन मेथड ये कह रहा है कि ये 25 में से 5 निकल गया, तो ये वाला 20 है, ये वाला 20 है, यहाँ पे बोले तो ये 20 है, क्योंकि टोटल 25 में से 5 निकल गया, तो ये 20 बचा इधर वाला, और ये वाला हमारा बचा 15। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि ये 15 है, ये 15, तो ये 15 और ये है 20, ये 15 और ये 20, तो √20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे काम हो जाएगा। यानी कि 400 और प्लस 225 625, यानी कि 25 मीटर। तो 25 मीटर ये मिल जाएगा। और किधर है भाई 25 मीटर, तो इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट।
तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या दिखे भाई, तो हमें वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट ऐसे करके बोल रहा है। तो भैया ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल जरा ध्यान देना, इस एंगल को अगर मान लो मैं थीटा बोलता हूँ तो ये थीटा का वैल्यू हम लोग निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला था 20, ये वाला था 15, 20 सामने वाला डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 4/3। tan थीटा इज 4/3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स 4/3 मीन्स थीटा वैसा एंगल है जिसका tan वैल्यू 4/3 होता हो। थीटा इज सच एन एंगल हुज tan वैल्यू इज 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 ये थीटा आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है tan इनवर्स 4/3 किधर भाई, तो वेस्ट से किस तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ। तो लिखेंगे हम लोग साउथ ऑफ वेस्ट इतना है, और ये tan इनवर्स 4/3 वेस्ट से साउथ की तरफ, साउथ ऑफ वेस्ट। ये मिल गया तुम्हें वैल्यू, ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट का, और डायरेक्शन भी हमें मिल गया, वैल्यू ये है। तो वैल्यू आया 25 मीटर, एक यहाँ 25 है, एक यहाँ 25 है। tan इनवर्स 4/3 साउथ ऑफ वेस्ट है, तो tan इनवर्स 4/3 साउथ ऑफ वेस्ट, tan इनवर्स 3/4 वेस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एंगल निकाला है, ये आया है tan इनवर्स 4/3 साउथ ऑफ वेस्ट, tan इनवर्स 4/3 साउथ ऑफ वेस्ट। तो अगर ये वाला एंगल निकाल लें, ध्यान देना, तो इसमें से तो ऑप्शन मैच किया नहीं, तो यहाँ से देखें ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं भाई। ये वाला एंगल मान लो बीटा है, तो tan बीटा निकालेंगे, तो tan बीटा निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाई ये, तो ये वाला है 15 और ये वाला है 20, 15 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि बीटा जो हो गया, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो ये भी बोल सकते हैं कि tan इनवर्स 3/4 एंगल पे, इसको ये भी बोल सकते हैं इस डायरेक्शन को कि tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 एंगल किधर भाई, tan इनवर्स 3/4 ये है वेस्ट, ये है साउथ, तो वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की तरफ, तो ये लिखेंगे वेस्ट ऑफ साउथ। ध्यान देना, tan इनवर्स 3/4 वेस्ट ऑफ साउथ भी बोल सकते हैं, तो tan इनवर्स 3/4 वेस्ट ऑफ साउथ बोल सकते हैं। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला नहीं दिया है ऑप्शन, इधर वाला एंगल निकाल के दिया, तो ठीक है भाई, इधर वाला एंगल निकाल दिया, वेस्ट ऑफ साउथ। जब वेस्ट ऑफ साउथ बोल रहा है मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ। तो जब ऑप्शन में वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ ही जब तीन ऑप्शन दिया है, तो हमें पहले ही ऑप्शन देख करके निकालना ही चाहिए था कि साउथ से कितना वेस्ट की तरफ, तो यही बीटा ही एंगल निकालना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में ही वेस्ट ऑफ साउथ है, तो इसलिए साउथ से वेस्ट की तरफ कितना, तो वेस्ट ऑफ साउथ हमने निकाला बीटा, वो आया ये। अगर ऑप्शन में रहता मान लो हमारा ये वाला साउथ ऑफ वेस्ट, तो भैया ये वाला हो जाता है एंगल, कि साउथ ऑफ वेस्ट वाला है ही नहीं ऑप्शन, तो चलो वेस्ट ऑफ साउथ वाला ये डायरेक्शन से बता दिया, तो tan बीटा निकालने पड़े। बोलो ठीक है भाई, कर लेंगे काम ऐसा? हाँ बोलो क्या कह रहे हो? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन एक बार बहुत पहले बताया भी था शायद। ओहो, वीडियो ऑफ हो गया? एक मिनट आ जाएगा, आ गया, ठीक है। चलो देखो, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये जरा देखो, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ध्यान देना, ये अगर मान लो है, अगर बिल्कुल मिड से है, बिल्कुल मिड से है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसको बोलते हैं हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, चाहे वेस्ट साउथ डायरेक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वेस्ट साउथ डायरेक्शन या साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट जब लिख दिया गया तो इसका मतलब दोनों का वेटेज सेम है, तो इसका मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों से 45 डिग्री पे रहेगा, तब ऐसा लिखेंगे। अगर मान लो ये है ऐसे, ये वाला है 30 डिग्री, तो इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे भाई, तो इस डायरेक्शन को लिखेंगे 30 डिग्री किधर से, साउथ से किधर जाना है, ईस्ट की तरफ, तो इसको बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से। या फिर इधर से मान लो अगर ये 60 डिग्री एंगल हुआ, तो भी इस डायरेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे भाई, तो इसको बोलेंगे हम लोग 60 डिग्री ईस्ट से साउथ की तरफ, तो साउथ ऑफ ईस्ट, ये भी बोल सकते हैं इस सेम डायरेक्शन को। अगर ये डायरेक्शन है मान लो, ठीक है, ये है मान लो 30 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे,
इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे भाई? तो 30 डिग्री किधर से? एक स्टैंडर्ड से किस तरफ? तो स्टैंडर्ड हमारा ये है ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या फिर इसको बोल सकते हैं, ये 60 डिग्री है तो इस डायरेक्शन को बोल सकते हैं 60 डिग्री किधर से भाई? तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो यहाँ लिख सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बात समझ में आया? डायरेक्शन बोलो भाई, डायरेक्शन समझ में आया? वैसे ही हम लोगों के पास, ध्यान दो, क्या कन्फ्यूजन है कुछ उसमें? बोलो भाई, कोई कन्फ्यूजन है? अब यहाँ देखो, ये अगर हमारा डायरेक्शन दिखाना था तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, चाहे इधर से एंगल निकाल लो चाहे उधर से एंगल निकाल लो। हमें ऑप्शन देखना चाहिए था, अगर ऑप्शन देख के तब हम लोग निकालते तो ये वाला एंगल निकालते, tan बीटा। tan बीटा कितना होगा भाई? तो ये वाला वैल्यू था तुम्हारा 20 और ये था 15, ये वाला 20 वैल्यू था और इधर वाला 15 था। तो अगर tan बीटा निकालेंगे तो ये 15 और डिवाइडेड बाई 20 किया, 15 डिवाइडेड बाई 20 कर दिया, ये मिल गया हमें tan बीटा। तो 15/20 मीन्स 3/4, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो बोलूँगा कि हमारा जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का वो साउथ से वेस्ट की तरफ है, मीन्स कितना एंगल? तो बीटा मीन्स tan इनवर्स 3/4 किधर? वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की तरफ इधर जाने पड़ रहे हैं ना भाई, साउथ ऑफ, ये साउथ है ना तो वेस्ट की तरफ जा रहे, तो वेस्ट ऑफ साउथ बोलेंगे, वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ, यही कन्वेंशन है। या इधर से अगर बोलेंगे तो यही हमने अल्फा निकाला था, तो इसको बोलेंगे भाई tan इनवर्स 4/3 आया था, तो tan इनवर्स 4/3 किधर भाई? तो वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो साउथ ऑफ वेस्ट बोलेंगे, तो ये साउथ ऑफ वेस्ट। tan इनवर्स 4/3 साउथ ऑफ वेस्ट भी बोल सकते हैं और tan इनवर्स 3/4 वेस्ट ऑफ साउथ भी बोल सकते हैं। बोलो भाई, अब क्लियर हुआ? यस सर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। चलो ये जल्दी से देखो, फटाफट इसको ट्राई करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग विद जीरो रिलेटिव वेलोसिटी? कौन सा ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी का, मूविंग विद जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये जीरो हो, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोलें ये जीरो हो, यही हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक के दूसरे रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी। तो भाई ये जब जीरो हो जाए, ये कह रहा है कि किसके लिए जीरो है रिलेटिव वेलोसिटी, किस ग्राफ में? तो जिस ग्राफ में वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये बोले हम लोग तो यह है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो सब लोग को पता है भाई, बोलो क्लियर है? तो ये जीरो होना, रिलेटिव वेलोसिटी ये जीरो होना, ये जीरो होना मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तभी तो होगा जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना मतलब वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी जीरो होना, और वी ए माइनस वी बी जीरो होने का मतलब है वी ए इज इक्वल टू वी बी होना। तो किस वाले ग्राफ में वी ए इक्वल टू वी बी है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इससे वेलोसिटी कैसे पता लगेगा भाई? तो इसके स्लोप से, तुम्हें पता ही है। तो वेलोसिटी तो भाई स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व होता है, सोचना जरूरी है। तो किस ग्राफ में वेलोसिटी ए का और बी का सेम है, मतलब स्लोप ए और बी का सेम है, किस में? टू ऑब्जेक्ट का ग्राफ दिखाया हुआ है, उनमें कौन सा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है टू पार्टिकल्स का मोशन, टू ऑब्जेक्ट का मोशन एंड बी मूविंग विद जीरो रिलेटिव वेलोसिटी? तो किस में स्लोप सेम है भाई, किस ग्राफ में? ए वाले का और बी वाले का दोनों का स्लोप सेम है। इस वाले में देखो तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, क्यों? ए वाले का स्लोप ज़्यादा है, बी वाले का स्लोप, बी वाला वॉकिंग करके जा रहा है, ए रनिंग करके जा रहा है। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन था। इसमें क्या है भाई? तो वेलोसिटी ऑफ ए ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ ए सम पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू है, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? जीरो है, वो तो चल ही नहीं रहा है।
इसलिए तो हर टाइम पे उतना ही डिस्प्लेसमेंट, हर टाइम पे उतना ही डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे है देखो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप है। पैरेलल लाइन सेम स्लोप, यहाँ भी पैरेलल लाइन सेम स्लोप है। यहाँ पे वी ए 0 है, वी बी 0 है, यहाँ पे वी ए और वी बी दोनों हमारा सेम है, इसलिए वी ए माइनस वी बी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारा 0 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किसके लिए, यहाँ पे भी देखो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वी ए इज इक्वल टू वी बी, यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी बोले तो 0 है, बट ये दोनों मूव ही नहीं कर रहा, ये दोनों मूव ही नहीं कर रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग विद 0 रिलेटिव वेलोसिटी, मूव तो कर रहा है बट 0 रिलेटिव वेलोसिटी से। तो मूव तो ये कर रहा है, देखो दोनों का वैल्यू है, मान लो स्लोप अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो दोनों का ही 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ तो दोनों ही रेस्ट में है, तो मूव कर ही नहीं रहा है ना, ये तो हमें मूव करता हुआ भी चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी 0 वाला, तो ये ऑप्शन मोस्ट सुटेबल होगा। बोलो भाई, ये तो मूव कर रहा है, एक मूव कर रहा है एक नहीं कर रहा। यहाँ दोनों मूव कर रहा है बट डिफरेंट वेलोसिटी, दोनों मूव कर रहा है, दोनों का स्लोप है बट डिफरेंट वेलोसिटी। यहाँ पे ये बी वाला 0 रेस्ट में है, यहाँ पे दोनों ही मोशन में है और सेम वेलोसिटी है। यहाँ पे दोनों के दोनों रेस्ट में है, बोथ रेस्ट। तो आप समझ गए ये एनालिसिस। बोलो भाई, किसी को डाउट है कुछ इसमें? नहीं है डाउट, आगे बढ़े। बोलो पहलवानों, बोलते कम हो, बोला करो भाई, बहुत ज़रूरी है रेगुलर एंड ऑनेस्ट रहना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन, जल्दी से देखो भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी किसी ने डाउट में भेज दिया। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है भाई, एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल ओवर टाइम इंटरवल T1 टू T2। T1 से T2 के लिए कौन है जो सही इक्वेशन बता रहा है फॉर T1 टू T2 मोशन? हाँ बोलो, T1 से T2 मोशन के लिए कौन सुटेबल है, जो मोशन डिस्क्राइब कर रहा हो T1 से T2 के लिए। तो यहाँ पे VT ग्राफ दिया हुआ है, बताओ भाई, बताओ कुछ कहना चाह रहे हो कोई? हाँ डी, देखते हैं पहले तो इस जो भी दिया हुआ है इसमें एक चीज़ तो पहले ये समझना है, XT1 का मतलब ये मत समझ लेना कि X इंटू T1 है। XT1 का मतलब है T1 टाइम का पोजीशन। VT1 ऐसे लिख दिया है, ये इसको समझना है आपको VT1 टाइम पे, ठीक है। ये जो लिख दिया है ऐसे X और T1, तो ऐसा नहीं समझना कि मल्टीप्लाइड है, ये X एट T1, ये कहना चाह रहा है X एट T1, ये V एट T1 ऐसा, ठीक है, ये समझना। यानी ये वाला हो गया XT2, ये XT2 बोलें या X2 बोल देते हैं, इज इक्वल टू X1 T1 टाइम पे प्लस VT1 यानी कि V1, और ये हो गया T2 माइनस T1, ऐसा समझ रहे हैं, T2 माइनस T1। तो ये T2 माइनस T1 है, लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी एट T1, ये है VT1, ये वाला है VT1। अब ऐसा ही दे ही दिया है, क्या करोगे, कन्वेंशन ऐसा लिख दिया, T2 नीचे लिखना चाहिए था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट जो इक्वेशन कह रहा है वो ये है, X2 इज इक्वल टू X1 प्लस V1, और ये हो गया T2 माइनस T1 प्लस हाफ इंटू A इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये लिख रहा है। सेकंड वाला जो ये B लिख रहा है वो लिख रहा है V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1, और थर्ड बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू X2 माइनस X2 प्लस X1, X2 प्लस X1 बोल रहा है ये, X2 प्लस X1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 ऐसा बोल रहा है। और लास्ट वाला जो बोल रहा है वो बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी एट T2 माइनस वेलोसिटी एट T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो ये तो भाई करेक्ट है, एक्सेलरेशन एवरेज होता ही है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल,
वेलोसिटी t2 टाइम का माइनस वेलोसिटी t1 टाइम का डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, ये तो है ही। और ये एवरेज वेलोसिटी बता रहा है ऐसे, तो एवरेज वेलोसिटी ये थोड़ा ही होता है। एवरेज वेलोसिटी तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 करता, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो काम हो जाता। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि करेक्ट क्या होता है भाई, तो करेक्ट होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई। और ये देखो ये करेक्ट है कि नहीं, इसमें देखो करेक्ट है कि नहीं। ये v2 इज इक्वल टू, यानी कि v2 इक्वल v1 प्लस a इंटू टी2 माइनस टी1, तो ये भी तो करेक्ट है। v2 मतलब ये समझ लो vt इज इक्वल टू v0 लिख देते हैं, या वन टाइम पे आपका वन को ही t इक्वल टू 0 अगर समझो, t1 को अगर t इक्वल टू 0 समझते हैं तो ये v0 प्लस a इंटू टी2 हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए जो होता है ना, वो यही है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला जो है वो यही फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू मतलब t इक्वल टू 0 वाला प्लस a इंटू टी कौन सा 0 से लेकर t टाइम तक का, तो ये वही तो इक्वेशन है। तो ये वाला भी क्या कह रहा है, करेक्ट कह रहा है। ये कह रहा है कि x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v1 इंटू टी2 माइनस टी1 प्लस हाफ ए टी2 माइनस टी1 स्क्वायर, ये वाला भी करेक्ट है। कैसे, तो भैया देखो ये x2 को इधर x1 को इधर लाओ तो ये क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वही तो होता है। ये है हमारा v1 यानी कि u। टाइम कितना, तो भाई t2 माइनस t1 यानी कि टाइम माइनस 0 और प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी2 माइनस टी1 स्क्वायर, तो ठीक तो है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर होता है, तो u मतलब वेलोसिटी है t इक्वल टू 0। t1 को अगर हम लोग 0 समझ के देखेंगे इसको तो समझ में आएगा कि ये s इज इक्वल टू ये है t टाइम, और हमारा स्टार्ट हुआ है 0 से, तो वही तो है। t2 टाइम पे पूछ रहा है, t1 टाइम पे स्टार्ट हुआ है, प्लस हाफ इंटू a इंटू टी2 टी स्क्वायर लिखते हो। ये t क्या है, ये t ही तो हमारा t2 माइनस t1 है, यानी कि t टाइम का और ये 0 टाइम का, ऐसे होता था। तो वही चीज़ है, इसलिए ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले इज करेक्ट डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो इसमें मोशन ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब करने के मामले में 3 करेक्ट हैं, एक ही है ये वाला जो रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है। बोलो ठीक है भाई। खाली वो डिनोट करना इधर अलग तरीके से है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें। तो v_t1 यानी कि v एट टाइम t1। बोलो क्लियर है ये, आगे बढ़ें भाई। लेकिन इसमें से कौन, अगर एक करेक्ट करना हो तो क्या होगा, अभी तो मैंने बता दिया कि भाई ये फॉर्मूला हैं जो 1D में करेक्ट हैं, ठीक है, ये तीनों में मैंने टिक लगा दिया, 1D में करेक्ट हैं। लेकिन इसमें जो ये जो ग्राफ साथ में चिपका दिया ना, तो उसके चलते इन 3 में से 2 रॉन्ग हो जाएंगे, एक ही करेक्ट रह जाएगा। फिर से समझो क्या बात है, यहाँ तक डिस्कस किया वो सब ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूलाज हैं वो ये सब फार्मूलाज किसके लिए वैलिड हैं, इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए तो भाई ये सारे तो वैलिड हैं ही हैं, और यहाँ दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ये ग्राफ जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ स्लोप देखो कुछ और है, यहाँ स्लोप कुछ और है, यहाँ स्लोप कुछ और है, यहाँ स्लोप 0 है, मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल। जब वेरिएबल है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर वाला वो हम लोग फॉलो नहीं कराएंगे। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो करेक्ट था, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉलो नहीं कराएंगे, और ये तो वैसे ही रॉन्ग है। ये वाला सबके लिए वैलिड है, मैंने बताया था कि ये जो एवरेज निकालने वाला है वो तो भैया सबके लिए वैलिड है। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, इंटीग्रेट करो, याद होगा बताया था एवरेज निकालने का मोस्ट वर्साटाइल फॉर्मूला, ये तो कभी फेल ही नहीं होता। और ये जब एक्सेलरेशन एवरेज निकाले हो तो ये काम करना होता है, और ये क्या होता है भाई, तो ये तो होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी t2 टाइम का वेलोसिटी माइनस t1 टाइम का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो ये तो भाई ये तो समझो डेफिनीशन है, इसको कोई कंडीशन से मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था या नहीं था। इसलिए
जो डायग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये वीटी ग्राफ है तो इसमें से ये वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन सिस्टम हुआ, और वेरिएबल एक्सेलरेशन सिस्टम के लिए ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, और ये भी वैलिड नहीं है, खाली ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड तो किसी में भी नहीं है। तो न कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, इसमें किसी में भी नहीं काम करता। ये वाला करेक्ट है सबके लिए, वैलिड फॉर बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये डेफिनीशन ही है। ये तो भाई एवरेज निकालने का डेफिनीशन ही है, समझो। जिस चीज़ का एवरेज निकालना इंटीग्रेट करो इस इंटरवल में, उसी इंटरवल से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो बाहर निकलेगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, वेरिएबल रहेगा। बट दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड, ये हमेशा के लिए वैलिड है। इधर वाले जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, और ये तो किसी के लिए भी नहीं है, ये वाला। बात समझ में आई? इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली सिर्फ यही इक्वेशन करेक्ट हो पाया। ये समझते हुए अगर आपने आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है? अगर ये 1D मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला होता तो 3 ऑप्शन करेक्ट होते, लेकिन ये जब ग्राफ दे दिया तो यहाँ दिख रहा है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये सारे फॉर्मूला काम नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर काम करेगा, ये सब के लिए है। तो चलो भाई, अब हटाया जाए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। चलो भाई, जल्दी से इसको ट्राई किया जाए। हाँ जी बोलो। नहीं, ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं डिसाइड होगा, अभी रुकेंगे, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। 4th या 5th को डिसाइड हो पाएगा, लेकिन ये ज़रूर डिसाइडेड है कि फ़िज़िक्स का क्लास ये 3:15 से 4:50 वाला ऑनलाइन क्लास ये ज़रूर रहेगा। ये ऑनलाइन ज़रूर रहेगा। और ऑफलाइन में सेम टाइम रहेगा या दूसरा टाइम फिज़िक्स का डालेंगे, वो डिसाइड करना है, लेकिन ये ऑनलाइन थ्रू आउट द सेशन चलेगा, क्योंकि इस बैच में कुछ बच्चे दिल्ली से बाहर के भी हैं, 4-5 बच्चे दिल्ली से बाहर के हैं, तो उनको तो ऑफलाइन से कोई मतलब है नहीं। तो ये बैच इज फिक्स्ड फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो ये रहना ही रहना है, चाहे ऑफलाइन खुले या मत खुले, लेकिन ये तो बैच चलना ही चलना है, ये टाइम रहना ही रहना है। अब मैं ये देखूंगा कि अगर मैं वहाँ से क्लास लेकर के उसको लाइव कर पाया ऑनलाइन तो सेम टाइम भी हो सकता है, या तो फिर उसका अलग टाइम इसका अलग टाइम, वो डिसाइड करने वाली बात है। बट ऑनलाइन वो ये टाइम जो 3:15 का MWF है दैट इज़ फिक्स्ड, और संडे का जो ये टाइम है दैट इज़ फिक्स। संडे और MWF ये तो फिक्स्ड है, ऑनलाइन में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई किया जाए भाई। गिवन बिलो, देखो जितने भी चैप्टर्स आप पढ़े हैं इसमें क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि कितना आप करोगे, कितना करोगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, कोई लिमिट नहीं है। 12th कर जाओ, 12th पास कर जाओ, फिर भी क्वेश्चन के स्कोप ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो गिवन बिलो आपको जो ज़रूरत का है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूर डिस्कस किए जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। गिवन बिलो और 4 कर्व डिस्क्राइबिंग द वेरिएशन ऑफ अ वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी डिस्क्राइब कर रहा है विद टाइम ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है भाई, VT ग्राफ दिखा रहा है वेलोसिटी वेरिएशन विद टाइम। Which of these describe the motion of a particle initially in positive direction with constant negative acceleration? Initially in positive direction मतलब velocity initially हमारा 0 है, at t is equal to 0 टाइम पे जो velocity है वो greater than 0 है, मीन्स पॉजिटिव है। इनिशियली हमारा बोल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब जो भी डायरेक्शन लिया उसी डायरेक्शन में है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट t is equal to 0 पॉजिटिव है विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव वाला ढूंढना है। वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव हो बट एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, और वो भी कांस्टेंट नेगेटिव हो। कांस्टेंट नेगेटिव मीन्स a का वैल्यू -a0 हो जाए, -5 हो जाए, -10 हो जाए, -2 हो जाए, इस तरह का। एक्सेलरेशन नेगेटिव में कांस्टेंट वैल्यू, बट इनिशियल वेलोसिटी
पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, ये इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव वाला तो इतने हो गए, देखो पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी। लेकिन अब एक्सेलरेशन की बात करें, यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप, यहाँ -5 है स्लोप, तो यहाँ पे -3 है स्लोप, यहाँ -1 है स्लोप। वेरिएबल एक्सेलरेशन, स्लोप का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेरिंग। यहाँ पे स्लोप 2 है, स्लोप 2 है, स्लोप 2 है, स्लोप 2 है। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है बट ये पॉजिटिव है, समझो +2 +1 की तरह दिख रहा है ये। यहाँ पे स्लोप है -2, स्लोप है -2 या -1 बोलें, -1 बोल देते हैं, -1 जैसा लग रहा है। तो -1 स्लोप, यहाँ पे -1 स्लोप, यहाँ -1 स्लोप, हर जगह -1 स्लोप। तो यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन इज -1 और ये है कांस्टेंट, टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो यही ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंगली। निगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। बोलो भाई, क्लियर हुआ? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव था और एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, निगेटिव कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हो गया निगेटिव कांस्टेंट और इनिशियल वेलोसिटी भी निगेटिव। तो आपको जो कंडीशन दिए गए हैं उस हिसाब से यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो देखो भाई, नेक्स्ट पे आ जाएं। यह जल्दी से देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, उसका एक्स टी ग्राफ चाहिए। भैया एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है dv/dt जीरो होना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दिया नहीं है जो कांस्टेंट ढूंढ लो। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट जब होता है तो x क्या होता है? तो x हो जाएगा ut + ½ अगर हम लोग समझते हैं तो एक्सेलरेशन ही जीरो है, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो x = स्पीड इन कांस्टेंट वेलोसिटी वाले के लिए होता ही है x, यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। इट मीन्स xt ग्राफ क्या होगा भाई? तो ये सब वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि कांस्टेंट टाइम। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो भाई, वेलोसिटी xt ग्राफ का स्लोप होता है, तो हमें चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। तो सीधा ढूंढ लो ना भाई, कांस्टेंट स्लोप वाला। xt ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ पे स्लोप अगर बोलें यानी वेलोसिटी, इन सब का स्लोप मतलब वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होता है dx/dt। यहाँ पे वेलोसिटी है -3, यहाँ पे वेलोसिटी है -1, यहाँ वेलोसिटी है 0, यहाँ पे है +1, यहाँ है +3। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो +2 जैसा वेलोसिटी लग रहा है, +1 जैसा लग रहा है, 0 लग रहा है, -1 लग रहा है, यहाँ पे -2 लग रहा है, ऐसा हो रहा है। ये तो खैर इनवैलिड है, एक ही टाइम पे दो पोजीशन, ये तो ऐसे ही गलत है। एक टाइम पे दो पोजीशन बेकार। यहाँ पे देखो, यहाँ का स्लोप है मान लो +1, यहाँ का स्लोप है +1, यहाँ का स्लोप है +1 और यहाँ भी स्लोप है +1। तो एवरीवेयर स्लोप हमारा कांस्टेंट है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। इट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी हो गया 1 मीटर/सेकंड। अगर स्लोप ये पॉजिटिव 45 डिग्री एंगल दिख रहा है तो ये 1 मीटर/सेकंड का है। सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन दिस केस, यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देख रहे हो? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, ऐसे में कई बार पूछ दिया जाता है कि ये अगर है xt ग्राफ तो इसमें एक्सेलरेशन का क्या, एक्सेलरेशन कैसा है? तो ध्यान देना, वेलोसिटी स्लोप तो दिखा दिया हमने। वेलोसिटी पहले -0 है, -3 है, -1 है, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ वेलोसिटी, फिर 3 हुआ। मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। यहाँ वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पहले कम टाइम में देखो -3 था, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यहाँ पे देखो वेलोसिटी पहले 2 है, फिर -1 हुआ, पहले 2 था वेलोसिटी, -1 हुआ, पहले +2 +1 रहेगा नहीं, +1 है, +2 था, फिर +1 हुआ वेलोसिटी, +2 +1 0 -1 -2, मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग।
टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। पहले कम टाइम पे वेलोसिटी था 2, स्लोप था 2 मतलब वेलोसिटी 2, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। तो भाई वेलोसिटी तो इस तरह से हो रहा है, पहले 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर -2 इस तरह से। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो इसका स्लोप क्या है? निगेटिव है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव है। और यहाँ पे क्या है भाई? तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप dx/dt जो कि वेलोसिटी होता है वो है कांस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेशन है 0। और ये तो खैर इनवैलिड ग्राफ। तो इसमें ऐसा ग्राफ दिखा करके पूछ दिया जाता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बोलो भाई, क्लियर हुआ? आगे बढ़ें? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन आ गया, इसको जल्दी से समझा जाए। द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये थोड़ा सा भाई थोड़ा ट्रिकी है। तो मोशन का इक्वेशन ये है, dv/dt इज इक्वल टू 6 - 3v। कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा इसमें भी। मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, वेयर v इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, t इज द टाइम एंड द बॉडी इज एट रेस्ट t इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी था 0, रेस्ट में था। ठीक है भाई, दिया है। बॉडी वाज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0। द स्पीड वेरीज विद टाइम एज, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो भैया यहाँ तो दिया ही है, स्पीड और टाइम में रिलेशन दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि dv इज इक्वल टू 6 - 3v इंटू t इंटू dt, ऐसे है। तो ये जो है, इसको अगर ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। 12th में पढ़ना होता है एक टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। किसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल v हो, वेरिएबल v भी है और उसका डेरिवेटिव भी है, मीन्स उसका डिफरेंशिएशन भी है, x भी हो और dx/dt भी हो, y हो और dy/dx भी हो। मतलब जो वेरिएबल है उसका एक बार डिफरेंशिएशन भी है एक ही इक्वेशन में। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना मतलब डिफरेंशियल पार्ट हटाओ, सिंपल सा इक्वेशन लाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि डिफरेंशियल वाला कुछ ना दिखे, डिफरेंशिएशन करता हुआ कुछ ना दिखे। टू सॉल्व मीन्स यहाँ पे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए या टाइम एज ए फंक्शन ऑफ v आ जाए, मीन्स डिफरेंशियल पार्ट हट जाए। इसको बोलते हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे ये क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हारे डाउट बने। अब देखो यहाँ पे dv/dt ये है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, वो आप फिजिक्स वाले को भी जानना चाहिए। एक मेथड होता है सॉल्व करने का, वो मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपको बता दे रहा हूँ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते हो मत जानो, कभी भी ना जानो, तब भी हमारा फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बस जान लो। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं वो पहचाने कि भाई उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल और उसके साथ डेरिवेटिव भी दोनों एक ही इक्वेशन में प्रेजेंट हो। इसको सॉल्व करना मतलब डिफरेंशियल पार्ट हटाना। कैसे हटाएंगे? वेरिएबल से सेपरेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करूँगा मैं, dv इज इक्वल टू 6 - 3v इंटू dt है। वेरिएबल यहाँ पे दो हैं, टाइम और स्पीड, टाइम और स्पीड। वेरिएबल को सेपरेट करना है, कर दो सेपरेट भाई। dv है, जितने v वाले हैं एक साथ रखो। तो यहाँ पे 6 - 3v से इधर ला कर डिवाइड कर दें, ये बन गया dt। इधर टाइम वाला हो गया, इधर v वाला हो गया, बस वेरिएबल सेपरेट हो गया। वेरिएबल सेपरेट करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमें टर्म डी वाला हटाना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे टाइम का लिमिट डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन था भाई कि t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट में था, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का जो लिमिट डालेंगे वो हमारा 0 था। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो v0 था वो 0 था। क्वेश्चन दिया हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ देखो, और इस टाइम पे हमें वेलोसिटी तो निकालना ही है, बस यही है। अब इसको सॉल्व करना ही मेन काम है, फिजिक्स का काम तो यहीं तक था।
अब इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, जिस इंटीग्रेशन को लोग 2-2 महीने पढ़ते हैं तब इंटीग्रेट करते हैं। कुछ फॉर्मूला हम लोग जानते थे, उसके बेसिस पे कोशिश करते हैं इसको इंटीग्रेट करने का। देखो भाई dv/6 - 3v, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हें log 6 - 3v डिवाइडेड बाई -3। अब यही नहीं डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं हुआ होगा तभी आपका डाउट बना। और ये तो भैया हो गया dt का टाइम। अब ये कैसे हुआ जरा ये समझते हैं, कैसे हुआ इसको समझने की कोशिश करो। देखो भाई 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है, वो सबको मालूम है, होता है ना भाई। x⁻⁻1 है तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो log x होता है, बिल्कुल होता है भाई, ये ठीक है। तो अगर 1/, मान लो 1/v हो तो ये भी हो जाएगा, log भी बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन 1/ मान लो 2v हो तो इसको हम लोग 1/2v हो, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा तो मैं लिख सकता हूँ log 2v, लेकिन डिवाइडेड बाई -2 करने होंगे। जो देखो जो वेरिएबल है v 1/v है, लेकिन उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो 1/2v का सीधा log तो भी लिखो, लेकिन जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। -2 नहीं, 2 है कोफिशिएंट तो 2 से डिवाइड करेंगे, -2 रहता तो -2 से डिवाइड करते हैं, अभी 2 है 2 से डिवाइड करेंगे। फिर समझो, एक और समझो, अगर 1/ मान लो ये -2v + 5 हो गया, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो ये जो भी है डिनोमिनेटर में v का ही तो फंक्शन है, इसको लिखेंगे log -2v + 5 डिवाइडेड बाई जो v का कोफिशिएंट है -2 से डिवाइड कर देंगे। ये होता है, मतलब v का फंक्शन है ना नीचे तो log हो जाएगा, log उतना हो जाएगा, लेकिन जो v का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा। तो इसका जो कोफिशिएंट है -2 है, -2 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे v का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे वो ज़रा देखो, यहाँ पे क्या काम करेंगे वो ज़रा देखा जाए, सारे लोग देखेंगे। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो लिखता हूँ मैं। ये हो गया -3 है, चलो कोई बात नहीं है। ये कैसे क्यों हो गया -3, तो log 6 - 3v था, तो 1/6 - 3v को इंटीग्रेट करना है तो log 6 - 3v तो हो गया, लेकिन v का कोफिशिएंट -3 था, -3 से डिवाइड करती हैं। ये हो गया इंटीग्रेट। अब लिमिट डालना है तो v डाल दो लिमिट, या vt डाल दो, तो ये हो गया log 6 - 3vt। -3 तो है ही इधर भाई, -3 को ये कॉमन रख के उधर भी ले जा सकते हो, तो यहाँ सीधा हो जाएगा। इधर जब लिखेंगे तो -3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3t हो जाएगा ये। और यहाँ पे हो गया log vt डाला, अब 0 भी तो डालेंगे, माइनस log और v के बदले में 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 6 रह जाएगा, log 6। देखो -3 तो पहले उधर ले जाकर शहीद कर दिया, बचा ये वाला, तो vt डाला तो log 6 - 3vt माइनस log, अब v के बदले में 0 डालेंगे तो ये 0 हो गया, 6 रह गया। अच्छा, अब थोड़ा मैथमेटिकली ये ज़्यादा हो गया, इसलिए किसी को अगर कम समझ में आए तो इग्नोर मारना, कोई बात नहीं। ऐसा क्वेश्चन CBSE में तो नहीं आएगा, स्कूल में नहीं आएगा। तो log, ये log m - log n होता है, log m/n, log m - log n होता है, log m - log n इज log m/n, तो 6 - 3vt डिवाइडेड बाई 6, log m - log n इज log m/n। तो ये मिल गया, ये इज इक्वल टू -3t मिला। अब यहाँ से सब ये मैथमेटिकल काम है, यहाँ ये 1 हो जाएगा, 6 से 1 - vt/2, दिस इज इक्वल टू -3t। अब कहाँ स्पेस रहा भाई, अब कहाँ मैं सॉल्व करूँ। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हटाते हैं, और यहाँ पे देखो अब log इतना है तो भैया ये कि ये भी फार्मूला है, क्या फार्मूला, log मान लो यहाँ पे मैं डालूँ log a बेस है ये, b इज इक्वल टू, अगर x हो तो b इज इक्वल टू हो जाएगा a का पावर x, ये वाला हो जाएगा b इज इक्वल टू, लिखेंगे तो ये बेस है ना, इसका पावर ये भी log में फॉर्मूला है, क्या कहूँ, log में फॉर्मूला है। तो उस हिसाब से ये करेंगे अगर हम लोग काम, तो यहाँ पे लिखेंगे log कुछ नहीं है तो बेस e समझा जाता है, जो log किए हैं उनको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। तो log ये है 1 -
1 माइनस वी टी बाई 2, ये हो जाएगा e का पावर -3t, e का पावर -3t। इसलिए यहाँ पे vt बाई 2 हो जाएगा, vt बाई 2 उधर ले जाए तो 1 माइनस ई टू द पावर -3t हो जाएगा। बोलो भाई, ये वाला उधर ले गए, ये वाला इधर, तो vt बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, तो vt इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर -3t। तो ये हो गया v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यही हो गया 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -3t, 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -3t, ये वाला हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। तो इसमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत है, इंटीग्रेशन में हाथ साफ हो थोड़ा, और दूसरी बात कि लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो, तब ये काम करेगा। वैसे स्कूल में जनरली ये नहीं पूछा जाता, एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक है, तो स्कूल लेवल पे नहीं है। और एंट्रेंस का क्लास में जैसे ही टर्म 1 का सिलेबस फिनिश होता है वैसे ही स्टार्ट करूँगा, और वो दिसंबर तक चलेगा। आपको एक शेड्यूल में भेज दूँगा कि कब हमारे कौन क्लास चलने हैं। बोलो क्लियर हो गया ये यहाँ तक? इसमें जो मैंने बताया है फॉर्मूला वो आप याद रखना। डिफरेंशिएशन, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मतलब ये हटाना, देखो डिफरेंशियल टर्म गायब हो गया और एक इक्वेशन मिल गया। तो थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो पीसीबी वाले होंगे उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा, उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो आएगा भी नहीं उनको, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बाकी तो सॉल्व करना है, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबके लिए ज़रूरी भी नहीं था, किसी ने पूछ दिया इसलिए बताना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो फिगर शोज x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशनल मोशन। द पार्टिकल हैज मास 500 ग्राम, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स एक्टिंग बताने हैं। कैसे फोर्स बताऊं? xt ग्राफ है, xt ग्राफ है तो इसका अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो dx बाई डी टी वेलोसिटी मिल जाएगा, लेकिन x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी मिलेगा dx बाई डी टी। और उसका फिर अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में। और जब एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में मिल जाएगा तो फोर्स क्या होगा भाई? फोर्स तो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में इतना i कैप, और मास इंटू एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में इतना j कैप, क्योंकि फोर्स तो होता है भाई x डायरेक्शन में फोर्स i कैप प्लस y डायरेक्शन में फोर्स j कैप। यही तो होता है फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन, तो यही लिखेंगे हम लोग। अभी तो i j की ही बात हो रही है क्योंकि x और y दिया है, तो i का कितना कोफिशिएंट है फोर्स में देखेंगे, मतलब i की तरफ x एक्सिस की तरफ क्या कंपोनेंट है fx, y की तरफ क्या कंपोनेंट है fy, ये हमें चाहिए। और ये निकालने का क्लू यहाँ पता है, x से vx, vx से ax और ax से fx। सिमिलरली y से vy, vy से ay, ay से हमारा may, तो fy मिल जाएगा, तो फोर्स हमें मिल जाएगा। तो ये क्लू के साथ चलने पड़ेंगे। इसका स्लोप देख रहे हो कि ये कांस्टेंट स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए जब इसको डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट को तो वो 0 आएगा, मीन्स ax इज 0। भैया ये काम तो पता लग गया कि ax तो 0 है, इसलिए हमारा ये f जो निकालेंगे उसमें ax 0 है तो ये 0 i कैप है। अब y की बात करें तो y यहाँ पे ग्राफ देखने में क्या पता लग रहा है कि ये पैराबोलिक जैसा है ये ग्राफ, मीन्स y का अगर मैं इक्वेशन बोलूँ तो देख रहे 1 पे 1 है, ऑलमोस्ट 1 पे 1 है, बट ये 2 पे 4 हो जा रहा है, मीन्स y इज इक्वल टू टी स्क्वायर की तरह है। ये क्वाड्रेटिक है, पैराबोलिक है तो क्वाड्रेटिक तो होना ही है, टी स्क्वायर तो लाना ही है। लेकिन ये देखो t इज इक्वल टू 1 पे 1 बता रहा है, t इज इक्वल टू 2 पे 4 बता रहा है, t इक्वल टू 0 पे 0 बता रहा है, t इक्वल टू 3 पे 9 बताएगा, 9 होगा। ये है y, इसलिए vy क्या हो जाएगा, वेलोसिटी y डायरेक्शन में वो हो जाएगा 2t, डिफरेंशिएट किया 2t। और ay निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे vy को, तो ये क्या मिल जाएगा 2, क्योंकि इसको जब 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। 2t को डिफरेंशिएट करने हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा 2, इट मीन्स ay है 2, इसलिए fy का वैल्यू हो गया m इंटू ay, मास का वैल्यू था 500 ग्राम, मतलब 500 अपॉन 1000 ग्राम, दैट इज इतना kg हो गया, हाफ kg इंटू एक्सेलरेशन ay है 2,
इसलिए ये हाफ kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 1, तो 1 न्यूटन मिल गया। ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है। तो Fy है 1 न्यूटन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 न्यूटन जे कैप। ये है भैया फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू मिल गया हमें 1 न्यूटन, और है किधर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, 1 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यही हो जाएगा फोर्स 0y प्लस 1j। 1 कैसे आया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास था हाफ और एक्सेलरेशन था 2। एक्सेलरेशन था 2 वाई डायरेक्शन में, मास था हाफ। इसका तो एक्सेलरेशन ही 0 था, इसका तो एक्सेलरेशन ही 0 था। ठीक है भाई, समझ गए? बोलो क्लियर है? ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से vx निकाला, vx से ax निकाला, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, इससे हमने vy निकाला और फिर ay निकाला। ay का वैल्यू 2 आया, और जैसे ही ay 2 आया तो फोर्स भी निकाल लिया, मास तो दिया हुआ था। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करके ay निकल गया,